हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सब बढ़िया ना। तो हम लोग पिछले क्लासेस में देख रहे थे लाइफ प्रोसेसेस का क्वेश्चंस को कि पिछले बोर्ड्स में कैसे कैसे तरह का क्वेश्चंस आया है लाइफ प्रोसेसेस जो बायोलॉजी का पार्ट है। तो आज एक और चैप्टर है हमारा जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो क्लास 10th का चैप्टर है। तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज हमारा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था जो पहले आ चुका है, जो ऑल ओवर इंडिया में 2018 में आया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर्स विथ पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर्स। जो वाइट फ्लावर्स और हमारा कौन सा फ्लावर्स था, वाइट फ्लावर्स जो पी प्लांट में होते हैं। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट इन एफजे प्रोजेनी। जो एफजे प्रोजेनी था उसमें किस तरह का दिखता था। तो ये ऑल ओवर इंडिया में 2018 में आया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल विल बियर वायलेट फ्लावर्स, ठीक है। तो जितने भी एफजे प्रोजेनी वाले थे वो क्या हो रहे थे, वायलेट कलर का फ्लावर्स दे रहे थे, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल विल बियर वायलेट फ्लावर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अ बीटल पॉपुलेशन द नंबर ऑफ ग्रीन बीटल इज मोर देन ब्लू एंड रेड बीटल्स। जो हमारा बीटल का पॉपुलेशन होता है, जो बीटल्स होते हैं उनका पॉपुलेशन में देखा जाए तो जो नंबर ऑफ ग्रीन बीटल्स है वो मोर देन होता है किससे, रेड बीटल और ब्लू बीटल से, ठीक है। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है बायोलॉजी का पार्ट का, सीबीएसई 2018 में आ चुका है। इसके चांसेस और भी हैं आने के। तो गिव अ रीज़न बिहाइंड दिस सिचुएशन। तो ऐसा सिचुएशन क्यों आता है कि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है ग्रीन का। तो इसका सही आंसर है हमारा वेरिएशन या तो नेचुरल सिलेक्शन। इसमें तो या तो वेरिएशन हुआ होगा उसका या तो नेचुरल सिलेक्शन जिसमें अडेप्ट कर पाया ग्रीन बीटल्स, इसीलिए उनका संख्या क्या है, ज़्यादा है, उनका नंबर्स ज़्यादा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडेंटिफिकेशन डू वी गेट बाय रीअपियरेंस ऑफ ड्वार्फ प्लांटिंग F2 प्रोजेनी। जो हमारा F2 प्रोजेनी था, F2 जनरेशन था, उसमें हम लोग का क्या दिख रहा है, रीअपियरेंस ऑफ ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रोजेनी इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जब हम लोग को प्रोजेनी मिला इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, किसके थ्रू, डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू, जो मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस था। तो मेंडल क्या बोला उसमें कि मेंडल बोले कि जो 2 पेयर ऑफ ट्राइड्स होता है वो कंबाइन करके हाइब्रिड बनाता है। क्या बनाता है, कंबाइन करके हाइब्रिड बनाता है। 1 पेयर ऑफ द कैरेक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाता है, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रोजेनी इन F2 जनरेशन इन डाईहाइब्रिड क्रॉस, Mendel concluded that when 2 pair of triads are combined in a dihybrid cross, जब 2 पेयर्स को डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है तो एक पेयर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरे पे डिपेंड हुए बिना, ठीक है। ये हम लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका आंसर आप लोग को बहुत बार पता चला होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें हम लोग का 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो ऑटोसोम्स होता है, और 1 पेयर क्या होता है, 6 क्रोमोसोम। टोटल मिला के 23 पेयर्स बनते हैं क्रोमोसोम के। क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है आज का, एन ऑर्गेनिज्म विच इज अ वर्म हैज़ वेरी सिंपल आइज। एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ एन आइज इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। तो
दैट आर रियली आई स्पॉट्स विच डिटेक्ट लाइट। तो वो क्या एक्चुअली में आईज होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं लाइट को। नेम दैट ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्पॉट्स होता है जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्रोजेनी ऑलवेज टॉल व्हेन अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ शॉर्ट पी प्लांट। अब अगर हम लोग शॉर्ट पी प्लांट और टॉल पी प्लांट को क्या कराएं, डायहाइब्रिड क्रॉस कराएं या क्रॉस कराया जाए, उनको उनका पॉलिनेशन कराया जाए, तो हम लोग को क्या मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को डायहाइब्रिड क्रॉस कराते तो उसका आंसर हमेशा मतलब उसका जो प्रोजेनी होता है वो टॉल क्यों होता है F1 जनरेशन में। तो इसका सही आंसर है द ट्राइट विच रिप्रेजेंट द टॉलनेस इन पी प्लांट इज डोमिनेंट ओवर द अदर ट्राइट। अभी हम लोग पढ़े थे कि इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है जो डोमिनेंट ट्राइट होता है। ठीक है, तो ये टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है और वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है, ये डोमिनेंट है, यही हावी हो जा रहा है, टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो 2015 CBSE में आया है, तो ऑल द वेरिएशंस इन अ स्पीसीज डू नॉट हैव एन इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब एक ही तरह का दो स्पीसीज है तो उन दोनों का चांसेस क्यों नहीं बनता है सर्वाइवल का, ये हमारा क्वेश्चन है। जिनमें वेरिएशंस अगर है एक ही स्पीसीज में तो दोनों सर्वाइव क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सम वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस। तो कुछ कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो एनवायरनमेंट के थ्रू आ जाता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं एंड दे डू नॉट ब्रिंग आउट एनी चेंजेस इन DNA। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण DNA में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जो ऑल द वेरिएशन डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। जितना वेरिएशंस हो रहा है तो उनमें कुछ ऐसा वेरिएशंस हो जाएगा जो उस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं होगा, इसीलिए ज़्यादा वेरिएशंस भी सही नहीं है, वो उसको ख़त्म कर सकता है हमेशा के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज इट दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस एग्जैक्ट कॉपीज बट समटाइम्स माइनर वेरिएशंस आर ऑल्सो सीन। तो ऐसा क्यों है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज बट समटाइम्स माइनर वेरिएशंस आर ऑल्सो सीन। तो ऐसा क्यों है कि माइनर वेरिएशंस दिखता है हम लोग को नेक्स्ट प्रोजेनी में। तो इसका सही आंसर है सिंस नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज रिलायबल। जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिलायबल नहीं होते हैं। देयरफॉर इन कॉपिंग ऑफ DNA इट मे कॉज स्लाइट डिफरेंस इन विच कॉजेज दीज वेरिएशंस। तो इसीलिए क्या होता है कि DNA में वेरिएशंस आने के चांसेस रहता है। क्लियर, ये CBSE 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, हाउ कैन द क्रोमोसोम्स बी आइडेंटिफाइड। क्रोमोसोम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये CBSE 2015 का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या पता चलता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इन ह्यूमन बींग्स द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर लेंथ, पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर एंड बैंडिंग पैटर्न ऑफ स्टेनिंग। तो जब हम लोग क्रोमोसोम्स का स्टेनिंग करते हैं तो उसका सेंट्रोमेयर का पोजीशन, उसका बैंड्स को पता करते हैं, और क्या पता करते हैं, बैंडिंग पैटर्न्स को पता करते हैं, और क्या पता करते हैं हम लोग का, उसका लेंथ को। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को क्रोमोसोम्स का पता चलता है कि वो कैसा है। क्लियर। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, ये 2015 CBSE बोर्ड में आया है। अ नॉर्मल बेबी गर्ल रिसीव हर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम होम।
वो अपना एक्स क्रोमोसोम किससे मिलता है उसको? क्योंकि फादर में एक्स वाई होता है और मदर में एक्स एक्स होता है, तो ये एक्स जो है जो डॉटर में आ रहा है वो किसका वाला है? क्लियर? तो बोथ मदर एंड फादर और आइदर फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गर्ल चाइल्ड होती है उनमें दो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक फादर वाला एक्स और एक मदर वाला एक्स कंबाइन होके क्या बनाएगा? एक बेबी गर्ल। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन जो सीबीएसई 2015 में आ चुका है। नो इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली लाइक इन अ पॉपुलेशन, वाई? अब पॉपुलेशन इतना सारा है तो इनमें हम लोग का सिमिलैरिटी होने का चांसेस क्यों नहीं होता है? क्यों इतना सारा वेरिएशंस है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डीएनए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए का पैटर्न जो है, डीएनए का जो सेट्स होता है उसमें क्या होता है? चेंजेस हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। इसके कारण क्या होता है? हम लोग में वेरिएशंस है। ठीक है, सब एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएनए में चेंजेस आता है। क्लियर? सो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक टू ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2015 में आ चुका है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग देख सकते हैं 2015 में इसमें से कितना सारा क्वेश्चंस आ चुका है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयारी करना है। क्लियर? तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हेन डज द प्रोसेस ऑफ जीन फ्लो टेक प्लेस? जीन फ्लो का जीन फ्लो कहाँ टेक प्लेस करता है? इसका पोजीशन बताइए। ये हमारा सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन टेक प्लेस इन बिटवीन द पॉपुलेशंस दैट आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। जीन फ्लो का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? ऐसा पॉपुलेशंस में होता है जहाँ पे वो क्या सेग्रीगेट हो चुके हैं लेकिन सेपरेट नहीं हुए हैं कंप्लीटली। क्लियर? नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ आर कैरेक्टर्स और ट्राइट्स कंट्रोल्ड? कैरेक्टर्स जो होता है और ट्राइट्स जो होता है इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है? ठीक है, तो जो ट्राइट्स और हमारा कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं? वो जीन्स या तो डीएनए से कंट्रोल होते हैं। किससे कंट्रोल होते हैं? या तो जीन्स मिल के बनाते हैं, ठीक है, या तो डीएनए से कंट्रोल होंगे। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 14th क्वेश्चन है आज का। ऑल ओवर इंडिया में आ चुका है, ये 2014 का क्वेश्चन है। व्हाट इज अ जीन? जीन है क्या? जीन सुनते हैं, जीन है क्या? ठीक है, तो आज समझते हैं जीन क्या है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीन क्या है। तो ये एक फंक्शनल पीस ऑफ डीएनए होता है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जिसमें कोडिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। जिस कोडिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस क्या है? कोडिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं वो प्रोटीन्स को कोड करते हैं, अलग अलग तरह का प्रोटीन्स को बनाएंगे या किसी फंक्शंस को करने के लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है जो एक कोड होता है। क्या होता है? कोड होता है। किस चीज़ का कोड होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए का कोड होता है, सीक्रेट कोड। जैसे हर ताला को खोलने के लिए एक चाबी होता है, सीक्रेट कोड होता है मोबाइल लॉक को खोलने के लिए, वैसे ही एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए एक पर्टिकुलर कोड होता है ऑर्गेनिजम्स में। तो उस फंक्शंस को कौन करता है? जीन करता है। ठीक है, तो इट इज़ अ फंक्शनल पीस ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्राइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? आगे समझ में कि जीन है क्या? एक फंक्शनल पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो क्या करेगा? हमारा किसी भी फंक्शंस को या प्रोटीन्स को कोड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा व्हाट इज हेरिडिटी। अब हेरिडिटी है क्या? इस चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो अब हेरिडिटी है क्या? ठीक है, इसको समझते हैं।
तो ये क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रैट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक ट्रायट और कैरेक्टरिस्टिक का अपने जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना, यही क्या है, हेरिडिटी। जितने कैरेक्टर, जैसे अभी हमारा प्रीवियस जनरेशन्स था, जो हमारे माता पिता थे, जो हमारे दादा दादी थे, उनका कैरेक्टर्स कुछ कुछ हमारे में आता है, ठीक है, तो हमारे से फिर हमारे बच्चों में जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, हेरिडिटी बोलेंगे। ये ऑल ओवर इंडिया में आ चुका है, 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, मेंडल ऑब्जर्व्ड अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट इन रिलेशन टू द पोजीशन ऑफ फ्लावर्स। पोजीशन ऑफ फ्लावर्स में एक सिमिलर तरह का हम लोग को क्या दिखा, मेंडल की कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट है, मतलब फॉलो कर रहा है प्रीवियस जनरेशन्स को। तो ये क्या था, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, जो टॉप पॉइंट में जो फ्लावर्स थे, एक्सियल पॉइंट पे उनका नेचर क्या था, डोमिनेंट था। क्या था, डोमिनेंट था। टर्मिनल फ्लावर्स जो थे वो रिसेप्सिव थे। जो नीचे नीचे वाले पौधे थे वो, मतलब फ्लावर्स थे, वो क्या थे, रिसेसिव कैरेक्टर के थे। और जो एक्सियल पार्ट पे थे वो डोमिनेंट थे। वो एक जनरेशन दूसरा जनरेशन हर जनरेशन में था, वो एक्सियल फ्लावर था, वो क्या था, डोमिनेंट था, मतलब हर बार वो दिख रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, ये CBSE 2014 का क्वेश्चन है। नेम द टर्म यूज्ड फॉर द ट्रैट्स दैट आर एग्जिबिटेड एक्सटर्नली। बाहर से कौन कौन सा कैरेक्टर दिखता है, तो जो बाहर से दिखता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप, और जो अंदर से दिखता है, मतलब अंदर रहता है, जो अंदर का काम करता है, उनको बोलते हैं जीन्स पे काम करना, तो उनको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। जो बाहर दिखेगा, फिजिकली दिखेगा, वो फिनोटाइप। जो अंदर रहेगा जीन्स में, DNA में, उनको बोलेंगे जीनोटाइप। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फिनोटाइप। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, गिव द रिस्पेक्टिव साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर स्टडीइंग। साइंटिफिक टर्म बताना है हम लोग को। पहला, द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। दूसरा है हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। एक चीज से दूसरे चीज को बनाना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। नए टाइप का ऑर्गेनिजम्स को बनाना एक एग्जिस्टिंग थिंग से, उसको क्या बोलेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। तो हम लोग अभी देखे थे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, कैरेक्टरिस्टिक और ट्रैट का, उसको क्या बोल रहे थे, हेरिडिटी। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हेरिडिटी। अब दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग पढ़े थे एक स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज बनना, ठीक है। इसी चीज को क्या बोलेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, राइट द सेक्स ऑफ द बेबी दैट इनहेरिट्स Y क्रोमोसोम्स फ्रॉम द फादर। अब कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या होगा, हमारा मेल से आएगा। कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जो मेल पेरेंट से आएगा। तो अगर X क्रोमोसोम आता है तो वो तो डॉटर हो जाएगी। अगर वहीं Y आता है तो क्या हो जाएगा, मेल चाइल्ड, ठीक है। तो मदर में दोनों होता है, X होता है सेम, लेकिन फादर में क्या होता है, XY। तो अगर उसको वेरिएशन लाना है, दिखाना है कि हम लोग को पता चल रहा है कि वेरिएशन हुआ है, गर्ल चाइल्ड नहीं है, गर्ल्स में तो पता नहीं चलेगा कि XX आया है तो कौन सा किसका है, लेकिन मेल चाइल्ड होता है तो पता चलेगा कि ये
फादर में से कौन सा आया है, वाई क्रोमोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाई क्रोमोसोम। तो और इसका मेल सही आंसर है, क्योंकि मेल में रिप्रेजेंट होता है कि फादर से आने वाला क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो ये तो जब हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे उसी टाइम डिस्कस कर चुके थे। पहला में था हमारा कुछ रेशियो, लेकिन जब F2 जनरेशन आया तो इसका रेशियो था 9:3:3:1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे थे हम लोग को F2 जनरेशन में। तो पहला का रेशियो था 9, दूसरा का था 3, तीसरा का था 3 और लास्ट वाला का था 1। क्लियर, ये CBSE 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा आता है आज का क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल वेयर सेक्स डिटर्मिनेशन इज रेगुलेटेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है, रेगुलेट होता है। तो ये CBSE 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है इन स्नेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर। तो स्नेल जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से अपना सेक्स डिटर्मिनेशन चेंज कर देता है। टेम्परेचर मिलता है तो उसका DNA में चेंजेस आ जाता है और उसी से क्या होता है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो कुछ और बन जाएगा और कम टेम्परेचर रहेगा तो कुछ और बन जाएगा, या तो मेल या तो फीमेल। आ गया समझ में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2013 और 14 दोनों में आ चुका है कंटिन्यूअसली। डिफाइन स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या है? तो स्पेसिएशन मीन्स ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। नए स्पेसीज का बन जाना पुराने एग्जिस्टिंग स्पीसीज से, इसी चीज़ को बोलते हैं स्पेसिएशन। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ DNA कॉपिंग विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सा ऐसा इफेक्ट ऑफ DNA कॉपिंग है जो क्या होता है, परफेक्टली एक्यूरेट होता है ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इट विल रिजल्ट इन लेस वेरिएशन विच मे फर्दर लीड टू लेस अडेप्टेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेस वेरिएशंस अगर होता है तो क्या होगा कि आगे चल के उसको एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर वो वेरिएशन नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग का क्या हो जाता है कि सर्वाइवल के लिए वेरिएशन ज़रूरी है। ठीक है, 10 हम लोग का गिविंग लेस चांस ऑफ सर्वाइवल, इसीलिए वेरिएशन ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग का ये परफेक्ट नहीं बैठता है। ठीक है, कौन कि हम लोग का लेस वेरिएशन होगा तो क्या होगा, उसका सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगर ज़्यादा वेरिएशंस हो रहा है मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से ढल जा रहा है, वही सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेम द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पी प्लांट। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। ये 2013-14 दोनों में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द बेसिक इवेंट्स इन एन एवोल्यूशन। जब एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो बेसिक इवेंट्स होते हैं एवोल्यूशन में वो क्या क्या होते हैं, द चेंजेस इन DNA ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट इन एन एवोल्यूशन।
डीएनए में चेंज हो जाना बेसिक, ठीक है, कब? रिप्रोडक्शन के टाइम। इसी चीज से क्या होता है, हमारा एवोल्यूशन का बेसिक इवेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसिक इवेंट, क्योंकि उसको सरवाइव करना है तो उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट आखिर है क्या? द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस। इसी चीज को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स का चेंज हो जाना। एक तरह का जीन्स आ रहा था लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो जाना, कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाना, उसके फिटेस्ट बने रहने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये एक बार में नहीं आता है, पॉपुलेशंस लग जाते हैं, मतलब जनरेशन्स लग जाते हैं। एक जनरेशन में पता नहीं चलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बहुत सारे जनरेशन्स जब आते जाएंगे तो धीरे धीरे जो चेंजेस हुए हैं वो दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले बोला जाता था कि ह्यूमंस का भी टेल होता था, तो वो टेल का यूज़ ह्यूमंस कम करने लगा तो उसका टेल गायब होने लगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार में ही नेक्स्ट जनरेशन हुआ जब टेल था और नेक्स्ट जनरेशन में गायब हो गया, नहीं, वो धीरे धीरे छोटा छोटा होते होते वो पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर फॉसिल्स। ये 2012 और 13 का क्वेश्चन है। तो फॉसिल्स क्या है? तो जो ऑर्गेनिजम्स जो मर जाते हैं उनका हमारा प्रिजर्व किया जाता है, उनका कोई भी निशानी को या उनका कोई भी ट्रेसेस को, तो उन चीज़ों को संभाल के जब रखा जाता है, जैसे डायनासोर्स मर गए लेकिन उनके हड्डियां अभी भी हैं, तो उनके फॉसिल्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? फॉसिल्स। वो उनका ट्रेसेस है। तो फॉसिल्स क्या है? हमारा प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉसिल्स। नेक्स्ट आता है व्हाट आर एनालॉग ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स। तो एनालॉगस ऑर्गन्स किसको बोलते हैं? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये CBSE 2011, 12, 13 लगातार 3 साल आया। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है? द ऑर्गन विच हैव सिमिलर फंक्शंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एनालॉगस। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स जिनका फंक्शन सेम है, फंक्शंस क्या है? सेम है, बट डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? एनालॉगस ऑर्गन। जैसे फिशेस का एग्जांपल ले लेते हैं। फिशेस में क्या होता है? गिल्स होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, और हमारा लंग्स होता है। लंग्स का भी काम है वही जो गिल्स का काम है। ठीक है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस। तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे? एनालॉगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है द ह्यूमन हैंड, कैट पॉ एंड द हॉर्स फुट व्हेन स्टडीड इन डिटेल शो द सेम स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड पॉइंट टुवर्ड द कॉमन ओरिजिन। जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि जो कैट का पंजा है और ह्यूमन का हाथ है वो क्या था? सेम था, सेम ओरिजिन का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। तो इससे क्या पता चलता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म गिवन टू सच स्ट्रक्चर। तो इनको कुछ बोला जा सकता है क्या जो सेम दिखते हों, सेम ओरिजिन के हों? तो पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि ये सेम एंसेस्टर के हो सकते हैं या तो सेम ओरिजिन के हो सकते हैं, यही हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द टर्म गिवन टू सच स्ट्रक्चर। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? होमोलॉगस ऑर्गन्स। क्या बोलेंगे? होमोलॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है व्हेन अ टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट आर क्रॉस्ड सो दैट टॉल प्लांट्स बट इन F2 जनरेशन सम प्लांट्स वेयर ड्राफ्ट। जो F1 जनरेशन था उसमें क्या दिख रहा था? टॉल, बट F2 जनरेशन में क्या दिख रहा था हम लोग को? ड्वार्फ। तो इससे क्या पता चलता है? तो ये CBSE 2008 का क्वेश्चन है।
तो इससे हम लोग को पता चलता है कि इट मीन्स रीअपियरेंस ऑफ ड्वार्फ कैरेक्टर अ रिसेसिव ट्रैट that is B2 generation shows that the dwarf trait was present in individual in F1 generation but did not express। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ड्वार्फ कैरेक्टर F1 जनरेशन में तो डोमिनेंट था, लेकिन उसके साथ साथ जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो भी प्रेजेंट था उसी में, लेकिन वो हिडन ट्रैट था, वो रिसेसिव ट्रैट था। लेकिन जब F2 जनरेशन आया तो उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिल गया। F2 जनरेशन में उसको अपना प्रेजेंस शो करने का मौका मिल गया। तो इसीलिए F2 जनरेशन में हम लोग को क्या दिखा? ड्वार्फ प्लांट। क्लियर? अब आता है हाउ इज एज ऑफ फॉसिल डिटरमाइंड। ये हमारा 2008 का क्वेश्चन है। फॉसिल्स को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है कि वो कितने एज के हैं? तो एक प्रोसेस होता है हम लोग का कार्बन डेटिंग मेथड, जिससे हम लोग उसका एज का पता चलता है। हम लोग उसका एज का पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग मेथड से। ठीक है, तो द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज डिटरमाइंड थ्रू कार्बन डेटिंग और टाइम डेटिंग मेथड। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? टाइम डेटिंग मेथड। ठीक है, तो आज हमने 30 क्वेश्चंस देखा। आने वाले सेशंस में हम लोग और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि इसमें से जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आप लोग को हेल्प कर सके। थैंक यू।